हाय गाइस, वेलकम टू स्नोराइज एकेडमी। इट्स अंकित कुमार और आज हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। हम उसके कॉजेज़ के बारे में समझेंगे और साथ ही में उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी चाइल्ड, किसी भी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है वो जन्म से लेके अप टू द डेथ होता है, यानी लाइफ की पूरी एज में उसका जो डेवलपमेंट है वो होता रहता है। वो बेसिकली दो लेवल पर होता है, जो कि है मेंटल लेवल पर यानी कॉग्निशन लेवल पर, और सेकंड वन इज़ फिजिकल लेवल पर। यानी फिजिकल लेवल की अगर हम बात करें तो उस बॉडी के बोन्स का डेवलपमेंट होना, मसल्स का ग्रोथ होना, और ये उसके जन्म से लेके अप टू द डेथ उसका चलता रहता है। वो जवान होता है, बूढ़ा होता है, ये प्रोसेस पूरा अप टू द डेथ चलता है। इसी तरीके से जो ब्रेन का जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है, नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का अलग अलग स्टेज पे जन्म लेना, और लैंग्वेजेस सीखना, कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होना, ये भी जन्म से लेके अप टू द लाइफ होता है, और इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो अगर हम इस वीडियो में बात करते हैं कि जो आपका जो मेंटल यानी कॉग्निशन डेवलपमेंट है वहाँ पे किसी तरीके की रुकावट हो जाए, या फिर वो मेंटल या कॉग्निशन डेवलपमेंट किसी भी चाइल्ड, किसी भी इंडिविजुअल का रुक जाए, तो क्या होगा। तो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, यानी ब्रेन के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से, या फिर किसी भी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी भी कारण की वजह से ब्रेन का पूरी तरीके से डेवलपमेंट ना हो पाना, जिसकी वजह से बच्चे के कॉग्निशन, जो उसका जो बौद्धिक जो मानसिक विकास है उसमें रुकावट आ जाए, तो बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन यानी एक समाज से जो उसका एक इंटरेक्ट होना, एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना, कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट होना, चीज़ों को देख के समझना, पजल सॉल्व करना, ये सब उसका नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने आप को अलग कर लेगा। अलग क्या कर लेगा, समाजों से अलग कर लेगा। जैसे कि सपोज करते हैं एक छोटा सा बच्चा है और उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, या फिर उसका बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ, पेरेंट्स के साथ नहीं कोऑर्डिनेट कर पा रहा। आप बच्चे को बोलोगे कि बच्चे ये लिखो, इधर देखो, इधर ध्यान दो, लेकिन उसके ब्रेन की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से वो पेरेंट्स की तरफ नहीं देख रहा है, जिसकी वजह से वो उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर बच्चा जब सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, चीज़ों को नहीं समझ पाता, उसके लाइफ में उसका बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उसका मेंटल कॉग्निशन डेवलपमेंट रुका हुआ है, तो वो इन्वायरमेंट से क्या मतलब, बेसिकली एक समाज से दूर हो जाता है, समाज से अलग हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता, तो वो एक आइसोलेट हो जाता है, अपने आप में ही अकेला ही खेलता है, अकेला ही सब कुछ करता है, और अकेला ही वो अपने आप में रहता है। इस स्थिति, इस परिस्थिति को हम स्वालीनता कहते हैं, जो कि बेसिकली ऑटिज्म कंडीशन होती है। तो 2013 से पहले DSM-4 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर ने एक कैटेगरी को डिफाइन करा, जिसके अंदर उन्होंने परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर के रखा, जिसके अंदर उन्होंने ऑटिज्म को, एस्पर्जर को, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर को रखा, एंड नॉट स्पेसिफाइड अदर्स को रखा। इसके अंदर उन्होंने ये देखा कि ऑटिज्म जिसमें बच्चे आइसोलेटेड हो जाते थे, समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, और उसके जो सिम्टम्स होते थे वो कुछ एस्पर्जर से मिलते थे। एस्पर्जर सिंड्रोम में बच्चा थोड़ा इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, थोड़ा सोशल कम्युनिकेशन थोड़ा अलग हो जाता, जस्ट लाइक ऑटिज्म से उसके सिम्टम्स एंड साइन मिलते थे, लेकिन जो उसका कॉग्निशन था और जो एक लैंग्वेज था वो इतना अफेक्टेड नहीं था, बस सोशली इंटरेक्शन में उसको प्रॉब्लम होती थी। इसी तरीके से चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर में ये था कि बच्चा शुरुआत के टाइम पे तो उसका अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, शुरुआत लाइफ के 1-2 साल तक, लेकिन उसके बाद उसका डेवलपमेंट कहीं रुक जाता है, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर में कॉग्निशन, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पहले ही उस स्टेज पे रुक चुका था।
फिर उसके बाद अगली कैटेगरी करा गए नॉट स्पेसिफाइड अदर, उसमें उन्होंने ऐसी कैटेगरीज डाली जिसमें कि सिम्टम्स और साइन जो थे वो ऑटिज़म वाले थे, लेकिन उसको पूरी तरीके से स्पेसिफाई नहीं कर पाए। फिर क्लिनिकल लेवल पे जब बच्चों का डायग्नोस किया गया कि वो किस कैटेगरी में लाई किया गया, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी देखी गई, और जो क्लिनिकल्स जो भी साइकोलॉजिस्ट थे जो भी इस तरीके का डायग्नोस करते थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, और मोस्टली जो इनमें जितनी भी कैटेगरीज थे सबके जो साइंस थे वो ऑटिज़म से ज़्यादा मिलते थे। तो इसके बाद DSM-5 ने क्या करा कि इस सब को अलग अलग ना करके कंबाइन कर दिया, जिसको हम कहते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यानी जो स्पेक्ट्रम था वो स्पेक्ट्रम मतलब अगर एक बेसिकली हमने 10th में भी हम पढ़ते हैं, एक भी प्रिज्म है उसमें से वाइट लाइट पास आउट होती है तो 7 कलर्स में स्कैटर हो जाती है। तो स्पेक्ट्रम वही है कि ये ऑटिज़म वाले जो डिसऑर्डर्स हैं जिसके साइन और सिम्टम्स ऑटिज़म से मिलते हैं, और लेकिन उसको अलग अलग क्लासीफाई की जगह उसको एक ही जगह उसके स्पेक्ट्रम में डाल दिया गया। तो वो किस तरीके से उन्होंने इसको डिफाइन करा, किस तरीके से डायग्नोसिस में इजी हुआ, तो स्पेक्ट्रम के अंदर जैसे कि होता है ना कि वाइट लाइट प्रिज्म से पास हुई तो एक लोअर वेवलेंथ अपर वेवलेंथ जो कि हम विबग्योर लेते हैं, इसी तरीके से उन्होंने कहा हाई फंक्शनिंग और लो फंक्शनिंग। हाई फंक्शनिंग में क्या होता है कि आपका जो भी जस्ट लाइक एस्पर्जन में जो भी चाइल्ड या इंडिविजुअल जो भी पर्सन रहता है उसका जो लैंग्वेज में और जो उसका कम्युनिकेशन है और जो उसका कॉग्निशन है उसमें इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, वो इतना अफेक्टेड नहीं होता, लेकिन जो सोशल इंटरेक्शन होता है वहाँ पर अफेक्ट होता है। यानी हल्का सा ऑटिज़म के लक्षण उसमें दिखते हैं, काफ़ी माइनर काफ़ी माइल्ड, तो इसे हम कहते हैं हाई फंक्शनिंग। फिर जैसे जैसे हाई फंक्शनिंग से हम लो फंक्शनिंग की तरफ जाएंगे तो हमारा जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगेगा, और साथ में जो कॉग्निशन होगा वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लो फंक्शनिंग यानी हायर एक तरीके से ASD चाइल्ड ASD पर्सन कहते हैं। तो इन्होंने इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम के थ्रू जो डायग्नोसिस करना इजी हो गया, और काफ़ी अच्छी तरीके से DSM-5 के थ्रू क्लिनिकल्स जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह थे वो अच्छी तरीके से डायग्नोस कर पाए। अब हम बात करते हैं कि इसके ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को एक तो स्पेक्ट्रम में रखा गया था, इसके स्पेक्ट्रम में इसको डिफ़ाइन करा गया था, इसको डायग्नोस करा गया था। अब इसके जो बेसिकली जो 3 मेन डोमेन्स रहते हैं वो एक आता है, बच्चे को हम देखते हैं 3 कैटेगरीज 3 डोमेन्स पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। जो पहला आता है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा आता है सोशल कम्युनिकेशन, एंड द थर्ड वन आता है रिपीटिटिव और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स एक्टिविटी या इंटरेस्ट। इसका एक लार्ज ही एक पूरा ही एक डोमेन एरिया आ जाता है। तो फर्स्ट वन में आता है सोशल इंटरेक्शन, यानी बच्चे को आप कोई भी चीज़ दे रहे हो, आप उसको कह रहे हो ये लो टॉय, लेकिन वो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा, वो उस चीज़ों को आपसे एक ट्राई भी नहीं कर पा रहा आपसे इंटरेक्ट होने के लिए। फिर आता है सोशल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आप उसको हैंडशेक करते हो या फिर उसको कि वर्बल कम्युनिकेशन करते हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, या फिर सपोज़ करो बच्चा कुछ शैतानी करते हो, आप ऐसे खड़े हो जाते हो, आप गुस्से में ऐसे देखने लग जाते हो, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आ रहा, वो नॉर्मली आपको देख के हंसता है। तो आपका जो वहाँ पर आप एक्शन कर रहे हो कि मैं गुस्सा हूँ, ये बच्चे को दिखा रहे हो, लेकिन बच्चा समझ नहीं पा रहा, तो उसे हम कहते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। वो उसका जो कम्युनिकेशन का जो फंक्शन था वो पूरी तरीके से इम्प्रॉपर रहा इस केस में, कि वो आपके कम्युनिकेशन को आपके एक्शन को नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से वो रिएक्शन भी नहीं कर पाया। तो इस केस में हो गया कि आप वो बच्चा है वो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब रिपीटिटिव बिहेवियर और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इंटरेस्ट या एक्टिविटी में सपोज़ करते हैं एक बच्चा जो भी है वो चीज़ों को एक क्लासीफाई ऑर्डर में ज़्यादा उसे अच्छा प्लेजर फील होता है, या फिर कोई बच्चे को लाइट को देखने में ज़्यादा अच्छा फील होता है, वो बार बार लाइट को देखता है, या फिर किसी का सेंसरी जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि उसे बार बार अपनी स्किन को काटने में बाइट करने में ज़्यादा अच्छा प्लेजर फील हो रहा है, या फिर बार बार उसको कर रहा है। यानी कोई भी चाइल्ड कोई भी इंडिविजुअल विद
ASD विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ वो किसी तरीके का बिहेवियर बार बार शो करेगा, बार बार उस चीज़ों को करेगा, या फिर डेली सेम स्कूल, अगर वो स्कूल जा रहा है तो उसी रास्ते को अपनाएगा। अगर आप उसका रास्ता चेंज कर दो, दूसरे दिनों से अलग स्कूल अलग रास्ते से लेके जाओ, तो शायद उसे एक नया लगेगा और वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो सेम चीज़ को बार बार करना, उसे रिपीट करना, इस तरीके का बिहेवियर शो करे तो सपोज करो तो समझ लेना वो ASD कैटेगरी में लाई होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि क्या रीज़न होता है कॉजेज़ का, तो इसके मेनली कॉजेज़ होते हैं, इसके जेनेटिक कॉजेज़ देखे गए हैं, साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, और जो थर्ड वन जो देखा गया है जितने भी साइंटिस्ट द्वारा वो है कि मदर प्रेगनेंसी के वक्त किसी तरीके का अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग वगैरह, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वक्त किसी तरीके का मर्करी कंजम्पशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या फिर किसी तरीके का केमिकल का अंदर जाना जिसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे के वॉम्ब में ही डेवलपमेंट होने से काफ़ी ज़्यादा उसमें डिसऑर्डर आ जाना बच्चे के डेवलपमेंट में, तो वो ऑटिज़म का शिकार हो सकता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के चांसेस उसको हो सकते हैं। और भी इसके अदर फैक्टर्स होते हैं। और साथ में अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका किसी भी तरीके का कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट बच्चे को हम उस हिसाब से बना सकते हैं कि उसे एक एजुकेशन इम्प्लीकेशन दे के, उसे समझा के, पढ़ा के, उसको ऐसा बना के कि वो कुछ अपनी लाइफ में बेसिकली कुछ कर पाए, जस्ट लाइक है कि वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन कर पाए। जैसे कि आप उसे किसी कार्ड को शो करो जिस पे ए लिखे, एप्पल दिखे, तो वो एप्पल देख के उस कार्ड को समझ पाए कि वो एप्पल के बारे में बात करें। जैसे कि लाइक ए चाइल्ड है, वो ASD वाला है और मैं उसके एक एजुकेटर हूँ और मैं उसको कार्ड दिखा रहा हूँ एप्पल का, तो एप्पल कार्ड को देख के ये समझ पाए कि मैं उसे एप्पल के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर उससे एप्पल मांग रहा हूँ, या फिर उससे एप्पल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से पिक्चर के थ्रू एक कम्युनिकेशन फंड डेवलप करना उनके बीच में, उनको एक समाज में थोड़ा सा इंटरेक्शन के लायक बनाना, इस तरीके का ही एक बेसिकली ट्रीटमेंट में आता है। और साथ में हम उसको फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, उसको फिज़िकली उसके बॉडी के एक्सरसाइज वगैरह करा के हम भी एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी डाउट हो ASD से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, एंड आई वांट टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।